It's Coding World. So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो guys, आपने आज का थंबनेल देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 की। जी हाँ गाइस, हमने एक सीरीज और शुरू करी है जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, आप कोई भी टेक्निकल कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आपने कभी ना कभी आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर आप इसको अपने थ्योरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। लेकिन अगर आप ऐसा भी चाहते हो कि हम साथ साथ थोड़ा इसका प्रैक्टिकल भी समझें, एक्चुअली में ये क्या होता है, यानी कि इन डेप्थ नॉलेज क्या होती है, अगर आप वो भी सीखना चाहते हो तो गाइज ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल एवर होने वाला है। ठीक है गाइज, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे एथिकल हैकिंग कोर्स में, अगर आपको एथिकल हैकिंग पसंद है तो गाइज आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि हमने एक एथिकल हैकिंग की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। बहुत सारी वीडियोज़ इसमें ऑलरेडी हमने डाल दी हैं, मोर देन 10 और 11 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी है। ये देखो, एक प्रैक्टिकल ये रहा, एक प्रैक्टिकल ये रहा, ठीक है, और एक प्रैक्टिकल ये रहा। कुछ प्रैक्टिकल आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी यहाँ से सीधा डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर आपको एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल नूब टू प्रो लेवल मिल जाएगी। इसके अंदर सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अब गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पे। देखो, अब आज की जो वीडियो है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होने वाली है, तो एथिकल हैकिंग पे ज़्यादा ना बात करते हुए अपने आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो गाइस मैंने कर लिया अपनी पीपीटी ओपन, और हर बार की तरह जैसे कि हम जानते हैं हमारी पीपीटी लग रही है बहुत ज़्यादा सुंदर। ठीक है, और ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 किसका होने वाला है? ये होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम का। गाइस, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि आप अपना थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो सिर्फ तभी आपको पढ़ना हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हर किसी को इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप क्लास 12th में हो, ठीक है, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो। ठीक है, अब गाइस देखो, मैं यही मान के चलूंगा कि इस वीडियो को जो है वो अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इतनी बेसिक चीज़ें नहीं देख रहे होते, उनको ऑलरेडी इस चीज़ की नॉलेज होती है। और ये किन के लिए कह रहा हूँ मैं? टेक वालों के लिए। ठीक है, जो टेक्निकल फील्ड में, और बाकी जो नॉन टेक्निकल में है गाइज, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम समझना वही वाली बात हो गई। कोई ना 3 में ना 13 में, कोई उनके लिए इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइज, अब पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि ये दोनों क्या हैं। ठीक है, ये दोनों अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं देखा तो जाके प्लीज यार आई वाले सिंबल पे आपको जाके वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे होंगे फंक्शनैलिटी ऑफ ओएस। ओएस का मतलब मैंने आपको बता दिया था, कुछ नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो गाइस, पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में खाली हमने ये बताए थे कि कितने टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, अब हम उनको डेप्थ में देख रहे होंगे कि उस 7 के वर्किंग क्या है। ठीक है, इसमें हम वर्किंग को देख रहे होंगे। और गाइस, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फ्री नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम हम अपने सर पे ले लेते हैं। बस उसके बदले में आपको क्या करना है? एक सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और यार देखो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो यार। ठीक है, सारी चीज़ें अकेले अकेले पढ़ोगे क्या? चलो, उसके बाद हम ये देख रहे होंगे मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, और मल्टी प्रोसेस क्या होता है। गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, बट कभी ना कभी आपने इनको अगर अलग से भी पढ़ रखा है, यानी कि अलग से अगर आपने इनका नाम भी सुना है, तो हम उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तभी आपको पता होना चाहिए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेस क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। ये नॉर्मली भी पूछा जाता है, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है गाइस। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेस, मल्टी, ये देखो डायगोनल में भी डिफरेंस बन सकता है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं 7 टाइप्स के, 7 टाइप्स के। ठीक है, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि इन 7 टाइप्स की वर्किंग क्या होती है। आपको ये पता भी होना चाहिए ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें पहले हम 7 के 7 यहाँ पे लिख देते हैं नाम। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँगा। ओके, सो यहाँ पे ये 6th और ये हो गया 7th। ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहला था। आई होप गाइज आप मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर देख के आ चुके हो, नहीं देख के आए तो प्लीज़ यार देख लो, बिकॉज वो ज़्यादा उसमें इतना मैंने डेप्थ में बताया नहीं है। अगर आप उसको नहीं भी देखते और आपको बेसिक नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप इस वीडियो को गो थ्रू या फिर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, हमारे साथ दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा मल्टीटास्किंग, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ओएस लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या था हमारा? मल्टी
मल्टी प्रोसेसिंग। गाइज अब मैं आपको एक और चीज़ साथ साथ बता देता हूँ, जब मैं आपको इनके मतलब बता रहा हूँ ना, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, अभी इन दोनों को हम एक मान के चलेंगे, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ एक को ही समझाऊंगा, दूसरा वाले का काम भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। चौथा वाला हो गया आपका रियल टाइम ओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ वाला आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप बोल रहे होंगे कि सर इनको पढ़ना क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है गाइस, क्योंकि देखो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, कल को अगर जैसे किसी ने बोल दिया कि यार मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम में यार आप मेरा जरा ये कोड चेक कर लेना, कोड चेक करने से पहले ही आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही यही आएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, ठीक है। क्या पता सामने वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ओएस का हो, ठीक है, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज हर उसमें अलग प्रॉब्लम्स रेज होती हैं, ठीक है। और सेवंथ वाला था हमारा मोबाइल ओएस कुछ नहीं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसको आप आगे एक एक करके देख रहे होंगे, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट वाला था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कुछ इस तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं हर चीज को मतलब रियल प्रैक्टिकल उसमें लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉनिटर आ गया आपके सामने, मान लो इसके अंदर कोई प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या चल रहे हैं, इसके अंदर कुछ प्रोसेस चल रहे हैं। ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। अब सर कौन सा लेंदी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? मैं कोड लंबा वाला लेंदी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेंदी कह रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि मान लो आपने एक प्रोग्राम चलाया, कोई सा भी प्रोग्राम चलाया, आपने लेट से एक गेम ही चला दिया, अपने आप में एक गेम क्या है, ठीक है, एक प्रोग्राम ही तो है, तो वो कुछ प्रोसेस करेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके वो चीज़ों को प्रोसेस करेगा। मान लो कोई बहुत बड़ी गेम है, लेट से 250 GB की गेम है, 250 GB की गेम है, ठीक है, वो प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा, साफ सीधी बात है, तो वो प्रोसेस भी ज़्यादा लेगा, तो लेंदी हुआ ना अपने आप में कहीं पे, क्यों? क्योंकि वो टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो है वो स्लो हुआ, लेट से ये जो स्लो हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इस टाइम कंज्यूमिंग यानी कि ये जो टाइम कंज्यूम हो रहा है ये तो हमारे लिए बेकार चीज़ है, ठीक है। अब इस टाइम कंज्यूम ना हो इसके लिए अब हमारे हाथ में आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को लो करना, ठीक है, ये इसमें हेल्प करता है। कौन? हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सर ये कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर इसको हमें फास्ट करना है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा लो करना है यानी कि फास्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। मान लो कोई प्रोसेस होगा, ठीक है, अब अगर वो लेंदी है तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर सब प्रोसेस हो रहे होंगे बहुत सारे। अब मान लो इसके अंदर कोई सब प्रोसेस हो रहे होंगे, ठीक है, सब प्रोसेस 1, ठीक है, उसी तरह सब प्रोसेस 2, ठीक है, उसी तरह सब प्रोसेस 3। अब सर ये सब प्रोसेस क्या होता है मैं बता देता हूँ। मान लो कोई भी लेंदी है, कोई लेंदी कोड है, ठीक है, लेंदी कोड है या फिर कोई टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत बड़े टास्क रन हो रहे होंगे, ठीक है। और बड़े टास्क आप जानते हो, कहीं ना कहीं अगर कोई टास्क बहुत बड़ा है तो उसको बैकएंड पे यानी कि पीछे बहुत छोटे छोटे सब प्रोसेस ऐसे हो रहे होंगे जो कि रन कर रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस सिंगल हो, उसके अंदर सब प्रोसेस रहते हैं, छोटे मोटे प्रोसेस जो कि हेल्प कर रहे होते हैं उस टास्क को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश में। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ध्यान से सुनना। मान लो प्रोसेस नंबर 1 यानी कि जो 1 वाला और 3rd वाला है, इन दोनों को सेम नीड चाहिए थी, ठीक है, इन दोनों की सेम नीड थी। लेट से इन्होंने बोला कि भाई हमको इतने कोर चाहिए, लेट से 3 कोर चाहिए सीपीयू के अंदर, सीपीयू के 3 कोर यूज करने हैं इनको। लेट से एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट वाले को भी उतने ही चाहिए थे, सेकंड वाले को भी इतने ही चाहिए थे। अब ये जो सेकंड वाला है इसके नीचे मान लो एक और था, सब प्रोसेस 4, ठीक है। फोर्थ वाले और सेकंड वाले की नीड सेम थी, फोर्थ वाले और सेकंड वाले की नीड क्या थी? सेम थी। इसने क्या करा, इन दोनों को आपस में बैच कर दिया। अगले वाले में चल के आपको दिखा देता हूं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अब मैं P1 P2 करके दिखा देता हूं, ठीक है। SP यानी कि सब प्रोसेस 1, सब प्रोसेस 2, सब प्रोसेस 3, सब प्रोसेस 4। इसने क्या करा, 1 और 3 की सेम नीड्स थी, ठीक है, 1 और 3 की सेम नीड्स थी, तो इसने इनको बैच कर दिया, आपस में बैच कर दिया। सर ये बैच क्या होता है? बैच का मतलब गाइस कुछ नहीं, एक हिसाब से इन दोनों को इसने ज्वाइन कर दिया टुगेदर, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर। अब देखो यहां पे ज्वाइन टुगेदर कहने का मतलब दोनों टास्क को ये एक साथ कर रहा होगा, ठीक है। अब इसने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करके ये वाला ज्वाइन मत समझ लेना, ऐसा नहीं करा उसने P1 प्लस
P3 नहीं करा, इससे कोई नया प्रोसेस नहीं क्रिएट करा, नहीं। इसका मतलब ये है कि P1 जो है वो अपने आप में चल रहा है, ठीक है, और P3 भी साथ में रन हो रहा है, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। एडिशन नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ज्वाइनिंग का मतलब एडिशन मत समझ लेना, इसीलिए यहाँ पे मैंने बैच वर्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इनकी सेम नीड्स थी, इसलिए इसने इन दोनों को क्या कर दिया, बैच्ड कर दिया आपस में, ठीक है। उसी तरह प्रोसेस 1, सब प्रोसेस 1 और सब प्रोसेस 2 जो था, इनकी भी क्या थी, सेम नीड्स थी, ठीक है, सेम नीड्स थी, तो उसने क्या कर दिया, इनको बैच कर दिया टुगेदर, ठीक है, बैच्ड टुगेदर। अब देखो, अब मैं इसकी ना एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे डेफिनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगी, बट फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं सम कंप्यूटर, यहां पे लिख देते हैं सम कंप्यूटर प्रोसेस आर वेरी लेंदी, ठीक है। कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, कॉमा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, टू फास्ट दिस प्रोसेस अ जॉब, ठीक है, एक जॉब की जाती है। अब गाइस जॉब क्या है, जॉब यही है कि मतलब जिनकी सेम नीड्स है, जिन प्रोग्राम्स की, जिन प्रोसेस की, प्रोग्राम बोलो प्रोसेस बोलो, उनको आपस में क्या कर दिया, बैच कर दिया, ठीक है। अ जॉब लिख देता हूं यहां पे, अ जॉब विद अ सिमिलर टाइप ऑफ क्या, नीड्स, यानी कि जो सिमिलर टाइप की नीड्स थी, जैसे कि प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 3 की सिमिलर टाइप की नीड्स थी, तो हमने क्या करा, इनको आपस में बैच कर दिया, इनको आपस में क्या कर दिया, एक काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हो काइंड ऑफ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, काइंड ऑफ ज्वाइन कर दिया। लेकिन इस ज्वाइन को गाइस प्लीज ये मत समझना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, नहीं तो P1 + P3 नहीं हो रहा, ठीक है। ज्वाइन का मतलब ये एडिशन मत समझना, यानी कि ये साथ में पैरेलल में ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल में आपके काम इन पे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब बिना टाइम वेस्ट करें अगले वाले पे बढ़ते हैं। तो गाइस सेकंड वाला है हमारा मल्टीटास्किंग, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो टाइम शेयरिंग, ठीक है, टाइम शेयरिंग OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सा है, ठीक है गाइस। अब चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस मल्टीटास्किंग में आपके पास ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपके जो यूज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यूज़र्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, ठीक है, यूज़र्स एट डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन कहने का मतलब, मान लो एक यूज़र यहाँ पर है, ठीक है, मैं इसको किससे कर दूँ, X1 करके दिखा देता हूँ। एक यूज़र यहाँ पर है X2, एक यूज़र यहाँ पर है X3, ठीक है। ये यूज़र जो है ना, ये डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं और ये अपने टर्मिनल से, और टर्मिनल का मतलब क्या गाइस, सेल है, ठीक है, और कुछ नहीं है। X1 X2 X3 एक ही कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होंगे एक ही टाइम पे, एक ही कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होंगे एक टाइम पे। देखो ये ऐसे करके इसका डायग्राम बनेगा। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, X1, X2, ठीक है, X3, यहां पर तीनों के तीनों अपने टर्मिनल पर बैठकर, यानी कि शेल से एक ही कंप्यूटर को एट अ सेम टाइम एक्सेसिंग अ सिंगल कंप्यूटर, ठीक है। सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि एक सिंगल कंप्यूटर को डिफरेंट लोकेशन पे बैठकर एक यूजर जो है, किसके थ्रू, टर्मिनल के थ्रू, और टर्मिनल में भी क्या, शेल के थ्रू एक कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग, या फिर आप बोल सकते हो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब गाइस ध्यान से सुनना, यहां पर मल्टीटास्किंग का मतलब तो आपको समझ आ गया ये, लेकिन यहां पे टाइम शेयरिंग स्लैश लगा के मैंने टाइम शेयरिंग भी वर्ड बोला ना, तो टाइम शेयरिंग यहां पर क्या हो रहा होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो टाइम शेयरिंग का मतलब यह, देखो कंप्यूटर तो सिंगल है, हाँ कि ना, तो इसके अंदर जो CPU होगा, सिंगल कंडीशन में इसमें CPU भी जो होगा वो एक ही होगा नॉर्मल मोड में। देखो वैसे चाहो तो आप मल्टीपल CPUs भी लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल की बात कर रहा हूँ। अब देखो आपका जो ये CPU है ना गाइस, ये इन तीनों को अलाउ करेगा, यानी कि यूजर 1 को, यूजर 2 को, यूजर 3 को, तीनों को अलाउ करेगा कि भाई आपको मैं टाइम शेयर कर देता हूँ, ठीक है, टाइम शेयर कर देता हूँ कि एक टाइम पे इस CPU का यूटिलाइजेशन कौन कितना करेगा, CPU का यूटिलाइजेशन किस टाइम पे कितना होगा, ठीक है, उसको कहा गया है टाइम शेयरिंग। इसका मतलब होता है टाइम शेयरिंग, ठीक है,
और कुछ नहीं होता इसका मतलब। गाइज देखो थोड़ा सा हेक्टिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना भी आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो एक बार पीछे जाओ और ध्यान से सुनो सारी चीज़ों को, मैं गारंटी लेता हूँ गाइज आपको समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो गाइज आपको इंस्टाग्राम भी हमने प्रोवाइड कर रखा है, आपको हमने ईमेल भी प्रोवाइड कर रखा है, आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हो, हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे। चलो अब इसकी भी डेफिनेशन में लिख दूं। तो गाइस अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं इसके टाइम शेयरिंग की मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डेफिनेशन लिख देता हूँ, वैसे आपको ये नोट्स में भी देखने को मिल जाएगी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस क्या एक्सेस करने में, किसी भी कंप्यूटर को, अ सिंगल कंप्यूटर टू एक्सेस अ सिंगल कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट क्या लोकेशंस, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे बैठे होंगे, किसके थ्रू, अब कौन हेल्प कर रहा होगा इनका, थ्रू टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल, या फिर आप ब्रैकेट में बोल सकते हो शेल। अब गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैं डेफिनेशंस लिखता हूँ और जो आपको नोट्स में डेफिनेशंस मिलेंगी दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ इसीलिए डेफिनेशंस थोड़ी सी हल्की सी मतलब नॉर्मल होंगी, और जो आपको नोट्स में मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और बिल्कुल कहते हैं ना फॉर्मेट के साथ फॉर्मेटिंग में होगी, तो नोट्स को भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है, ओके। तो गाइस अब तीसरा वाले पे हम बात कर लेते हैं। तीसरा आता है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो गाइस स्टार्टिंग के जो तो थे उनको समझाने में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है, लेकिन अब जो मैं समझाऊंगा अब वो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा स्पीड को, बिकॉज अब आप समझ चुके हो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना है, ठीक है। हर जगह इंटरफेस किसी भी चीज से हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो स्क्रीन का ही इंटरफेस हो, ठीक है। कोई भी इंटरफेस, कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरफेस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बता देता हूं गाइज। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका टाइम इंटरवल होता है, सर टाइम इंटरवल किस चीज का, देखो टाइम इंटरवल रिस्पॉन्ड करने का। मान लो लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एक्स नाम से एक प्रोसेस है, एक्स नाम से एक प्रोसेस है या फिर प्रोग्राम बोलो, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। प्रोसेस और प्रोग्राम को यहाँ पर एक ही तरीके से हम इनको ट्रीट कर रहे हैं। ये एक कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा है, ये एक कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। अब गाइज इसने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में, टाइम कितना लिया, लेट से इसने ले लिया 40 सेकंड, ठीक है। क्या 40 सेकंड कम होते हैं गाइस, नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइम इंटरवल होता है गाइस, किस चीज़ का, रिस्पॉन्ड करने का, किसको, इनपुट को। सर यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट आपका एक्स ही तो हो गया, एक्स एक प्रोसेस है जो कि इसके अंदर रन हो रहा है, तो ये क्या है, एक इनपुट है जो कि बाहर से गया किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर रन होने के लिए, ठीक है। तो इसका जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत ज़्यादा लो होगा, बहुत ज़्यादा क्या बोला मैंने, लो होगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर फास्टर, ठीक है, फास्टर एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके मैं आपको एग्जांपल जैसे एग्जांपल बताऊंगा आप समझ जाओगे क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने कभी भी देखा होगा जो मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, मिलिट्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आप समझ जाओ, यानी कि इतना फास्ट होता है ना कि मतलब ये कहते हैं ना पलक झपकते ही काम हो गया, तो वही वाला काम करता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मिलिट्री सॉफ्टवेयर हो गया और साथ ही साथ एक स्पेस सॉफ्टवेयर हो गया। शायद आपको गाइस पता होगा स्पेस में मतलब अगर कोऑर्डिनेट्स हल्का सा ऊपर नीचे हुआ तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो आप समझ जाओ उसको अगर कोई हैंडल कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में कितना ज़्यादा बड़ा होगा, बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब बिना टाइम वेस्ट करें अगले वाले पे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गाइस इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लो आपका एक यूज़र है, सिंपल एक यूज़र है, ठीक है, ये कुछ काम कर रहा है आपके किसी भी कंप्यूटर में, आप ध्यान से सुनना, लेकिन ये कंप्यूटर अपने आप में एक नेटवर्क के साथ जुड़ा है, ठीक है। नेटवर्क में आपको पता होगा, ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मान लो ये एक कंप्यूटर है ए, ये एक कंप्यूटर है बी, ये एक कंप्यूटर है सी, ये एक कंप्यूटर है डी, और ये आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक है। लो ये आपस में कनेक्टेड है, डी वाला ए से कनेक्टेड है, ठीक है, सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये मान लो, ठीक है। चलो अब यूज़र ने इस वाले कंप्यूटर में मान लो कुछ प्रोग्राम रन करा, कुछ प्रोग्राम को रन करा। अब गाइज ये जो है, ये प्रोग्राम जो है ये ज़्यादा टाइम यूटिलाइज ना करे, ठीक है, टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना करे, तो इसके लिए क्या करता है, जो डिफरेंट मशीन्स होंगी ना आपकी, जैसे डिफरेंट मशीन्स कौन कौन सी होगी हमारी, बताओ, डिफरेंट
मशीन्स, यहाँ पे कौन कौन सी दिख रही है आपको? डिफरेंट मशीन्स। यूज़र जिस पे काम नहीं कर रहा वो डिफरेंट मशीन्स ही तो हुई, जैसे कि ए पे काम नहीं कर रहा, बी पे काम नहीं कर रहा, सी पे काम नहीं कर रहा, डी पे काम नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान से सुनना, जो यूज़र जिस पे काम कर रहा होगा और वो जो कनेक्टेड है किसमें? हमारे नेटवर्क में, ठीक है, ये इनके प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। कौन? ये वाला कंप्यूटर। मान लो इसका नाम हम रख देते हैं मेन, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, इस वाले का नाम है मेन, बाकी सबका ए बी सी डी है, ठीक है। तो जो आपका मेन वाला है ना, वो यूज कर रहा होगा ए का, बी का, सी का, डी का, सबके प्रोसेसर्स को यूज कर रहा होगा, सबके प्रोसेसर्स को यूज कर रहा होगा टू परफॉर्म क्या परफॉर्म कर रहा होगा? यूजर्स प्रोग्राम, ठीक है। यूज़र ने जो भी प्रोग्राम दे रखा है इस मेन वाले कंप्यूटर को, ठीक है, ये इनके भी प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहा होगा ताकि टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो और इजीली जो है वो आपका काम हो जाए, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सारे जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं, आप कह सकते हो ऐसा। फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ वाला है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम देख लेते हैं। गाइज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये हमेशा एक सर्वर पे ही रन होता है। अब गाइज सर्वर क्या होता है ये मत पूछना मुझसे, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता ना तो गाइज थोड़ा तो गड़बड़ है मामला, ठीक है। तो चलो फिर भी मैं बता देता हूं। अब मेरा काम तो बताना ही है, आपका काम समझना है, ठीक है, ओके। पहले मैं सर्वर ही बता देता हूं। गाइज सर्वर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है, और या फिर आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हो। क्या बोला मैंने? एक डिवाइस भी बोल सकते हो, एक अपने आप में कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोल सकते हो, दोनों ही होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करे। क्या कहा मैंने? विच हेल्प अस टू मैनेज, ठीक है, क्या बोला मैंने? मैनेज कॉमा स्टोर कॉमा रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सर ये सारी चीज़ें क्या हैं? ध्यान से सुनना। सर्वर को आप एक डिवाइस भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। हम अभी कंप्यूटर प्रोग्राम मान के चलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प कर रहा होगा मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और रिसोर्स मैनेजमेंट में। रिसोर्स मैनेजमेंट शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। रिसोर्स मैनेजमेंट आगे हम देख रहे होंगे अपने फंक्शनैलिटी में। इससे हमको ये रहता है कि किसी भी चीज़ को कितने टाइम के लिए यूजर को प्रोवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा होगा कहीं ना कहीं किसमें? मैनेजमेंट में। किसके? या तो डेटा के या तो प्रोग्राम के, वो डिपेंड करता है हम कौन सा काम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वापस आ जाते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है किस पे? अपने सर्वर पे, किसी भी एक सर्वर पे, जो कि हेल्प करता है, ठीक है। किस चीज़ की हेल्प करता है? ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी, ठीक है। किसकी कैपेबिलिटी करता है? टू मैनेज डेटा, ठीक है, टू मैनेज डेटा। देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया ना, देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पे रन हो रहा होगा तो सर्वर जो चीज़ें दे रहा होगा वही तो इसका कहीं ना कहीं वर्किंग हो गई। सर्वर जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा वही तो इसकी भी वर्किंग हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा को अगर आपको मैनेज करना हो, साथ ही साथ आपको यूज़र के डेटा को मैनेज करना हो, साथ ही साथ आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हो, ठीक है, आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हो, या फिर आपको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी भी आपको यहीं से मिल जाती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। या तो आपको कोई भी नेटवर्क की फंक्शनैलिटी चाहिए हो, ठीक है, नेटवर्क की फंक्शनैलिटी चाहिए हो तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ करते हो। अब गाइस बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने अगले वाले पे बढ़ते हैं। तो गाइस सिक्स्थ वाला हमारे पास आ चुका है, ये होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस देखो ये तो मुझे आपको समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गाइस बच्चा इसको पढ़ने के बाद ये बता देगा कि सर ये तो कहीं ना कहीं मोबाइल से रिलेटेड है। जी हाँ गाइस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन होते हैं? गाइस अब तो बता दो यार, स्पेशली देखो वीडियो को रोको और जल्दी से नीचे जाके कमेंट कर दो किसके लिए डिज़ाइन रहते हैं? डिजाइंड फॉर बताओ, जल्दी बताओ। स्मार्ट क्या? फोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन्स। या फिर आपका क्या हो गया, इसके अलावा कौन होते हैं बताओ? एक मेरे दिमाग में यही आ रहा है, टैबलेट्स होता है, ठीक है। या फिर और हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा घड़ियां भी स्मार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्मार्ट SMART स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट वॉच का भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन सब के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। अब गाइस कुछ फेमस
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ गाइज, इतना तो आपको पता ही होगा। जो ये क्या है, ये फर्स्ट पे, ये देखो फर्स्ट पेज पे चलते हैं फटाफट। ये क्या है गाइज, सबसे ज़्यादा फेमस है गाइज ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड की। साथ ही साथ एक और फेमस है बहुत ज़्यादा, जिसका आजकल क्रेज़ चला है, ठीक है। जी हाँ, अगर एप्पल का फ़ोन आपके हाथ में होगा तभी आपकी नवाबी पता चलेगी, और नहीं होगा अगर आपके हाथ में एप्पल का फ़ोन, इसका मतलब आप गरीब हो। ऐसा हमारी सोसाइटी में आजकल बन चुका है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलो, अब हमारा ये काम है नहीं, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे माथे वाली चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना। चलो भाई, तो गाइज अब आ चुका है फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमने अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जानेंगे, टाइप्स तो हमने सीख लिए, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि भाई इनके काम क्या होते हैं, ठीक है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो गाइज सबसे पहला पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक फंक्शनैलिटी बता दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो गाइज सबसे पहले नंबर की यही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बाकी सारी भी अदर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई आपसे कोई सिर्फ एक पूछे तो रिसोर्स मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी यूज़र को ये बताता है, कि कितने टाइम के लिए आप यूज़ करोगे हार्डवेयर को, ठीक है। आप हार्डवेयर को यूज़ करोगे, ठीक है। ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। सर समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अगर समझा दिया जाए तो मज़ा आ जाए, क्यों। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ये आ गया यूज़र, ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आ गया आपका क्या, कंप्यूटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मिडल मैन काम करता है, ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। क्या यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ठीक है। इसका आंसर जरूर बताना मुझे कमेंट डाउन करके, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। क्या यूज़र जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, बताना, कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली कंप्यूटर से, ठीक है, मेरे को जवाब बता देना। चलो, अब यहाँ पर यूज़र पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो ऐसे रिटर्न आएगा, उसके बाद ऐसे रिटर्न आएगा, तब जाके आपको जो है आपका पूरा एक कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सुनना, रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को ये बताता है कि आप कितने टाइम के लिए किसी भी हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसी भी हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हो। अब आप बोल रहे होंगे सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, इसका एग्जांपल दे देते हैं। चलो ठीक है, मान लो यूज़र ने कोई भी प्रोग्राम रन करा P1 नाम से, ठीक है, कोई भी प्रोसेस, चलो प्रोग्राम मत बोलो, प्रोसेस बोलो, ठीक है, कोई भी प्रोसेस रन हो रहा है कंप्यूटर में P1। उसके बाद यूज़र ने एक P2 भी डाल दिया, फिर P3 भी डाल दिया, फिर P4 भी डाल दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र से क्या लेने देना है, उसको कुछ नहीं लेना देना, उसको तो इन सारी चीज़ों से लेना देना है, यानी कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 से, हाँ कि ना, ठीक है। तो प्रोसेस 1 को रन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइम के लिए CPU को अलॉट करना है, किसके लिए, प्रोसेस 1 के लिए, फिर प्रोसेस 2 के लिए कितने टाइम के लिए CPU को अलॉट करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर CPU को कैसे अलॉट करते हैं, आपने कभी भी कोर्स पढ़ा है, ध्यान से सुनना, आपने कभी भी CPU कोर्स पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो फिर हम बताएंगे ना आपको आगे चलकर, ठीक है। तो CPU कोर्स डिवाइडेड रहते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं आपके इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस 3 था, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या यूजर से कोई लेना देना है, नहीं है, उसको किससे लेना देना है, उसको तो भाई प्रोसेस से लेना देना है जो यूजर ने डाले हैं, ठीक है। पहला वाला हुआ, दूसरा वाला हुआ, तीसरा वाला हुआ, फिर आखिरी में मान लो चौथा वाला बचा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि भाई जो भी हार्डवेयर है, कुछ भी है, ठीक है, अगर आपने माउस भी हिलाया है तो किस एंगल से कितना हिलना चाहिए, सारी चीज़ों को मेंटेन कौन कर रहा होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये करता है रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। चलो सेकंड वाले पे आ जाते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड वाला है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब सर ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसको भी हम आपको बता रहे होंगे, टेंशन नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है गाइस। इसका काम होता है मैनेज करना, ठीक है, मैनेजिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर
वी यूज़ CPU शेड्यूलिंग, ठीक है, CPU शेड्यूलिंग। गाइस आप ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे क्या कहा, प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, लेकिन इसमें एक्चुअली में है क्या, ये मैनेज करता है और एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल प्रोसेस को एट अ टाइम। यानी कि आप देखो फॉर एग्जांपल, आपका मैंने अभी जस्ट पीछे ही एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल आ गया, मान लो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ठीक है गाइज, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो एक साथ रन हो रहे हैं, लेट्स से पैरेलल में, ठीक है, क्या बोला मैंने, पैरेलल में। एक होता है सीरीज में, सीरीज का मतलब शायद आपको पता होगा, ये पहले P1 है, फॉलोड बाय P2, फॉलोड बाय P3, फॉलोड बाय P4, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P4, यानी कि पहले पूरी प्रायोरिटी जो है वो P1 को दी जाएगी, ठीक है, प्रायोरिटी वो P1 को दी जाएगी, कब, जब सीरीज में चल रहा होगा, फिर P2 को दी जाएगी, फिर P3 को दी जाएगी, फिर P4 को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने मल्टीपल प्रोसेस की बात करी है, यानी कि ये सारे कैसे रन हो रहे हैं, पैरेलल में रन हो रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट बोल लो, रन बोलना थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है, पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इन सबको क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो भी एट अ टाइम, एक ही बार में। मान लो 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड में इन सबको उसने मैनेज करा है, ठीक है, इन सबको। फॉर एग्जांपल ये P1 को उसने 0.25% सेकेंड्स के लिए, ठीक है, 25 सेकेंड्स के लिए आपका CPU को अलॉट करा, फिर सेकंड वाले के लिए 0.25 दिया, फिर थर्ड वाले के लिए 0.25 दिया, फिर फोर्थ वाले के लिए 0.25 दिया। देखो गाइस, यहाँ पर मैं इनकी प्रायोरिटी सेम लेके चल रहा हूँ। मान लो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, सबकी प्रायोरिटी बराबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइम को सेम रखा है। लेकिन अगर इनकी प्रायोरिटी अलग होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो यहाँ पे जो टाइम शेयरिंग है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। आप CPU शेड्यूलिंग क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, CPU शेड्यूलिंग में, किसको, जब प्रोसेस मैनेजमेंट की बात आती है तो, ठीक है, क्या यूज़ कर रहे होते हैं, CPU शेड्यूलिंग। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस थर्ड हमारे पास आ जाता है स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट। गाइस इसका तो नाम ही बता रहा है इसका काम क्या है, ठीक है, ये तो मेरे को इतने अच्छे से मतलब बताने की ज़रूरत है भी नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। इसमें इस वाली फंक्शनैलिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि कैसे स्टोर करना है, हाउ टू, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हाउ टू स्टोर द डेटा। क्या चीज़ स्टोर कर रहे होते हैं गाइस हम अपनी डे टू लाइफ में, ठीक है, हम पूरी ज़िंदगी भर गाइस डेटा ही तो स्टोर कर रहे होते हैं, चाहे वो फाइल की फॉर्मेट में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वो कहीं ना कहीं डेटा होता है, ठीक है। कैसे स्टोर करा जाए डेटा को, कहाँ, परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली डेटा को आप परमानेंटली स्टोर करोगे कैसे, यूजिंग क्या, फाइल सिस्टम। गाइस फाइल सिस्टम नहीं पता क्या अभी आपको, मैंने यही तो बताया कैसे आप डेटा को कहाँ स्टोर करोगे, फाइल में कैसे करोगे, बस ये कौन बताता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है उसकी, ठीक है, फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, वो उसकी वर्किंग है, क्या क्या काम वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेरे को ये भी वैसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बट मैं फिर भी बता दूंगा गाइज, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियोज़ बनाने में, तो गाइज इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और एक शेयर कर दोगे तो यार कहीं ना कहीं आपका एहसान हो जाएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो वेलकम टू अवर कोडिंग वर्ल्ड फैमिली, ठीक है, हमारी फैमिली में आपका स्वागत है सब्सक्राइब करते के साथ ही, ठीक है। और नहीं भी करोगे तो फिर गाइज अगली बार हम मिल नहीं पाएंगे, चलो कोई बात नहीं। मेमोरी मैनेजमेंट, तो गाइज मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ही है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन करना, ठीक है, डी एलोकेशन करना किसका बताओ, मेमोरी का। सिंपल सी चीज है आपको यार, देखो अब अगर आपके पास कोई डेटा है, देखो इतना बेसिक, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ने आओ तो इतना तो आपको पता होगा, डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टोर करोगे तो उसके लिए मेमोरी तो यूज होगी, ठीक है, मेमोरी तो यूज होगी, हाँ कि ना। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बताया था गाइस, ध्यान दो, मेन मेमोरी जो होती है वो 3 सेक्शंस पे डिवाइड रहती है, अपर, लोअर और मिडल। आपका जो डेटा है, ये आलतू फालतू डेटा जो आप रखते हो वो कहाँ स्टोर होता है, मिडल में। अपर और लोअर जो होते हैं वो रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। तो एलोकेशन कैसे होगा, डी एलोकेशन कैसे होगा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बता रहा
होता है। और गाइज वैसे एक चीज़ आपने नोटिस करी, हमने बहुत टाइम बाद कोई हिंदी मतलब इंग्लिश वाली वर्ड को यूज़ करा है, ठीक है। वैसे मैं मोस्टली इंग्लिश ही लिखता हूँ, बट आज मैंने हिंदी भी लिख दी। चलो कोई बात नहीं, याद आ रही थी मुझे। चलो फिफ्थ वाला आ जाता है हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है गाइज। देखो ये तो मेरे को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कहीं ना कहीं यार प्राइवेसी का आपके ध्यान तो रखेगा ही, नहीं तो ऐसे ही चलते फिरते कोई भी, समझ रहे हो ना, उठा लेगा डेटा आपका, तो फिर अब क्या फ़ायदा। देखो गाइज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो इसकी फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बस हमें हेल्प करता है पासवर्ड प्रोटेक्शन में, ठीक है। बिकॉज गाइस अगर आपका पासवर्ड बचा रहेगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी बची रहेगी, ठीक है। ऐसा मतलब लॉजिक है सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, मैं आपको एक हल्का सा चीज़ बता देता हूँ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा विंडो होता है, ठीक है, जो हमारा विंडो होता है, क्या है विंडो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह क्या लिनक्स भी है, ठीक है, उसी तरह क्या iOS भी है, उसी तरह मैक OS भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो जो है वो आपका यूज़ करता है टर्बो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, टर्बो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब गाइज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका वैसे ऐसा इतना काम नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। विंडो जो है वो यूज़ करता है टर्बो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और गाइज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी किसी के कोर्स में पक्का ये चीज़ें भी होंगी, ठीक है। गाइज देखो, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक आइडियल है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि कोई एक बेसिकली कोई मैं सिलेबस उठाया, ठीक है, ये मेन है, मेन कोर। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 90 to 95% मेन कोर ही होता है, ठीक है। 5% हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहता है गाइज, वो थ्योरी आप रट लेना, कौन सी बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ें वो तो मैं आपको समझा गया ना, क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है, ये लास्ट फंक्शनैलिटी है इसकी, ये प्रोवाइड करता है क्या, सिक्योरिटी। ये उसी का पॉइंट है, ठीक है, प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है, ऑल्सो। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर विंडो जो है, ठीक है, विंडो जो है वो यूज़ करता है CMD को, ठीक है, याद रखना, CMD कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है जिसे, ठीक है। लिनक्स आपका यूज़ करता है टर्मिनल को, ठीक है, लिनक्स किसको यूज़ करता है, टर्मिनल को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी प्रोग्राम्स प्रोसेस में, ठीक है। मान लो ये आपका प्रोसेस 1 है, ये आपका प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 की जो आपका एड्रेस है, ठीक है, आई होप आपको इतना पता होगा कि हर चीज़ जो है, हर चीज़ वो किसी एक एड्रेस पे जाके स्टोर होती है, और पूरा जो एड्रेस मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथों में रहता है। आई होप आपको इतना बेसिक्स पता होगा। मान लो प्रोग्राम 1 0 से 100 वाले एड्रेस पे है, और प्रोग्राम 2 101 से 200 वाले प्रोसेस पे है। तो गाइज ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी तो हो गई। देखो प्रोसेस आपस में कभी क्लैश ना कर जाए, नीचे वाला इससे क्लैश ना कर जाए और ऊपर वाला इससे क्लैश ना कर जाए, ठीक है, क्या ना हो जाए, क्लैश ना हो जाए, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, कोलिजन ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए उसने क्या करा, डिफरेंट एड्रेस प्रोवाइड करे, P1 को अलग प्रोवाइड करा और P2 को अलग। P2 का क्या है, 101 से है स्टार्टिंग। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है P1 का, और ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है P1 का 100, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है 101 किसका, P2 का स्टार्टिंग, ठीक है, और एंडिंग क्या है, P2 का बताओ जल्दी जल्दी, 200, ठीक है। तो ये इसने कहीं ना कहीं इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ आखिरी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ वर्क करता है ओनली थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ओनली थ्रू, अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे और किस पर काम करता है, तो साफ साफ ऐसा कह देना कि सर ये काम करता है सिस्टम कॉल्स पे, ठीक है। या फिर आपकी मैम है, सर है, जो भी है, ठीक है, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस आपको पढ़ाना है और आपको समझना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कॉल्स पे, ठीक है, याद रखना। और सिस्टम कॉल्स जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रीड, राइट, ठीक है, एक और आप जल्दी बता दो मेरे को, ओपन, ठीक है। गाइस ये बेसिक चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते यार, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं।